UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की श्रृंखला की बात कर रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पर आ चुके हैं। पीछे जो हम 18 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, और जो कल को तुम्हारी लाइव क्लास होगी मतलब वो पीछे के हमने जो सेट कराए हैं मतलब 10 से आगे के जो सेट होंगे उनका एक तरीके से हम कल रिवीजन करने वाले होंगे भाई। ज़रूर क्लास को एक बार देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें भाई। चलिए भाई करते हैं भाई पहले क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भाई, भारत का दक्षिणी भाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, वर्षा या ध्रुवीय क्षेत्र। तो भारत के दक्षिणी भाग मतलब साउथ इंडिया की बात हो रही है भाई। तो साउथ इंडिया का जो क्षेत्र आएगा वो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। थोड़ी सी कुछ बात समझे, देखो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। देखो ये मैंने बनाया, ग्लोब बनाया, तो इसके बीच से एक लाइन होकर गुजरती है भाई, जिसे नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा। ये वाली 0 डिग्री, इसके ऊपर एक लाइन यहाँ पर होगी तुम्हारी, एक लाइन यहाँ पर होगी, एक लाइन ये होगी यहाँ पर, और एक लाइन तुम्हारी ये होगी। तो इन रेखाओं को पूर्व से पश्चिम खींची गई जो रेखाएं इन्हें बोला जाता है अक्षांश रेखा। अब देखो ये वाली जो लाइन है ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी, 2 बराबर भागों में। अब इसके भूमध्य रेखा के उत्तर में यहाँ पर मिलेगी कर्क रेखा देखने को मिलेगी। ऐसे ही नीचे यहाँ पर मिलेगी मकर रेखा, मकर रेखा, और यहाँ पर तुम्हारा एक मिलेगा आर्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा, आर्कटिक सर्कल। नीचे मिलेगा हमारा अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा, अंटार्कटिक मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा हमारा 90 डिग्री अक्षांश, इसे बोला जाएगा भैया उत्तरी ध्रुव। इसका मान होता है 90 डिग्री, इसे बोलेंगे नॉर्थ। यहाँ पर 90 डिग्री ये होगा हमारा साउथ, जिसे बोला जाएगा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है भाई, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये हमारा जो आता है मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें जो होंगी यहाँ पर सीधी पड़ेंगी। तो इस वाले क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक रहेगा, तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे तो सूर्य किरणें तिरछी होंगी तो तापमान भी कम होगा। अब देखो यहाँ पर कर्क से आर्कटिक के बीच में यहाँ पर ये कहलाएगा उपोष्ण कटिबंध, ये वाला उपोष्ण में आएगा। ये वाला जो आएगा आर्कटिक से 90 डिग्री तक ये आएगा शीत कटिबंध। तो भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अब देखो ये वाला मानचित्र बना दिया मैंने, भारत का मानचित्र बना दिया भाई ये वाला। तो भारत के मध्य से ये वाली रेखा गुजर रही है, ये कौन सी? कर्क रेखा। और कर्क रेखा मकर रेखा के नीचे वाला क्षेत्र जो कहलाएगा ये उष्णकटिबंध में आएगा। कर्क रेखा से और नीचे मकर रेखा के बीच मतलब कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र आएगा उष्णकटिबंध में आएगा। और उत्तर भारत जो आएगा हमारा उपोष्णकटिबंध में आएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया भारत का साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं भाई, तो साउथ इंडिया जो होगा उष्णकटिबंध में होगा। अगर उत्तर भारत की बात करेंगे तो यहाँ से कर्क रेखा से ऊपर के पार्ट कहलाएगा उत्तर भारत, और ये वाला हमारा उपोष्णकटिबंध के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो आंसर होगा बी वाला आंसर होगा भाई, सही है बी वाला। देखो अगला क्वेश्चन, डैश पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को पिछली राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 2020 में 25 लाख कर दिया गया था। तो बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी जीडी ने पूछा भी ये क्वेश्चन। बोला गया भाई पहले जो इसकी राशि थी 7.5 लाख थी और उसे बढ़ाकर 2020 में कितना कर दिया गया? 25 लाख कर दिया गया।
तो ये राशि किसकी की गई है भैया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में इस प्रकार पुरस्कार की स्थापना की गई भैया 1991-92 में स्थापित किया गया भारत सरकार द्वारा। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भाई। फिर इसका प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, पूछा जाता है भाई कौन सा मंत्रालय से प्रदान करता है भाई? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। पूछ लेते हैं भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो एक बात ये ध्यान रखनी, इसकी राशि कितनी हो गई है? 25 लाख रुपए। एक एक पॉइंट ध्यान रखना भाई, अच्छे से पेपर में देखने को मिलेंगे पॉइंट सारे। अब इसका नाम परिवर्तन भी कर दिया है भाई। इसका नाम परिवर्तन पूछा जाता है कब किया गया? 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल दिया भाई। और हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम बदलकर रख दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये 6 अगस्त 2021 को किया गया। ये पूछा भी जाता है भाई। इसमें राशि कितने मिलेगी? 25 लाख। अब देखो इसमें पिछली क्लासों में मैंने बताया होगा तुम्हें, पहला किसे मिला है? विश्वनाथ आनंद को मिला है 1991-92। खेल रत्न पाने वाली पहली महिला मैंने बताई थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता है भाई। तो पहले फिर मैंने बताया होगा सबसे कम उम्र में के प्राप्तकर्ता खेल रत्न वाले अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे ओलंपिक के इतिहास में भाई। फिर यहाँ पर ध्यान रखना, पहले क्रिकेट खिलाड़ी पूछा जाए भाई। पहले क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे कौन से हैं जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो एक नाम आएगा हमारा, क्रिकेट के भगवान के नाम से जाने जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम देखने को मिलेगा। क्रिकेट में खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी। सही है भाई। फिर पूछा जाता पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, भी कई बार पूछेंगे। पहली महिला हॉकी खिलाड़ी खेल रत्न पाने वाली भाई, तो इनका नाम देखने को मिलेगा भैया रानी रामपाल। खेल रत्न पाने वाले पहले पैरा एथलीट, पहले पैरा एथलीट, पैरा एथलीट, और इनका नाम है भाई राजस्थान से हमें इनका संबंध है देवेंद्र झाझरिया। रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है, देवेंद्र झाझरिया का संबंध भाला फेंक से है। और ये खेल रत्न पाने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट हैं। अगर महिला पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट का नाम देखें भाई, अगर इसमें महिला का पूछा जाता है भाई, पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट, तो उनका नाम होगा दीपक मलिक। इनका खेल पूछ लेते हैं भैया, शॉट पुट। किससे भैया? शॉट पुट। शॉट पुट भी दे देता है, डिस्कस थ्रो दे देते हैं ऑप्शन में, और दे देते हैं हमारे जैवलिन। तो इन सभी संबंधित है दीपा मलिक। तो ये खेल रत्न को के संबंध में बहुत सारे पॉइंट हमने सारे कवर किए हैं भाई, जो पॉइंट बार बार पूछे। अब देखो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये स्थापित किया गया था 1985 में। शुरुआत बता दी, आगे के क्वेश्चन में और भी जानते चलेंगे भाई। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत को ध्यान में रखेंगे अभी, अर्जुन पुरस्कार 1961। फिर आगे इनसे जो क्वेश्चन होंगे, मतलब स्टैटिक जीके में जो पूछे गए हैं, फिर उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को हमने लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे तुम्हें इसी से देखने को मिलेंगे। एक तरीके से संडे स्पेशल जो क्लास होती है वहाँ पर यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान करें। SSC GD 2023 में पूछा गया। यह उत्सव पूरे भारत के कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर की वस्तु बनाने वाले और चित्रकारों जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में एक मंच पर लाता है। किस स्टेट की बात हो रही है? हरियाणा। यह शिल्प मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत और हाल ही की उपलब्धियों की झलक प्रदान करता है। तो मैंने क्लास में भी पढ़ाया होगा, ये फरवरी वाला मेला जो हरियाणा से संबंधित हमारा अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कैसा मेला? हस्तशिल्प उत्पाद से संबंधित मेला है, फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है और ये इसकी यहाँ पर बात की जा रही है भाई। तो आंसर होगा हमारा बी। देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन नंबर। अगला, बुग्याल शब्द का अर्थ क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी, हिमालय के ग्लेशियर, हिमालय में वनों के प्रकार, हिमालय में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान। बुग्याल, तो ये बोले बुग्याल और पयाल में मैदान उत्तराखंड वाले क्षेत्र में मिलेंगे, हिमालय के उत्तराखंड वाले क्षेत्र में मिलेंगे। अब देखो जैसे जम्मू कश्मीर में जो मैदान मिलेंगे हमें घास के, उन्हें बोला जाएगा मर्ग। जम्मू कश्मीर में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को मर्ग बोला जाएगा। एक पूछा जाता है वन्नी घास के मैदान। वन्नी घास के मैदान हमें देखने को मिलेंगे कहाँ पर? ये मिलेंगे गुजरात में देखने को मिलेंगे वन्नी घास के मैदान। फिर एक पूछा जाता है हमारा सोला घास के मैदान। सोला, ये मिलेंगे हमारे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर मिलेंगे, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये हमारा इधर साइड वाला जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट पर 16 घास के मैदान मिलेंगे। फिर मिलता है एक हमारा खज्जर चंबा घास के मैदान। खज्जर चंबा, ये मिलेंगे भैया हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे देखने को। फिर एक मिलेंगे हमें उर्मिल घास के मैदान, ये मिलेंगे कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे एलिफेंटा घास के मैदान। एलिफेंटा, गुफा मत समझना महाराष्ट्र वाली, ये केरल में मिलेंगे। तो ये ग्रीष्मकालीन घास के मैदान है, कुछ पेपर में यहाँ से पूछे जाते। 16 बन्नी घास, मर्ग, उर्मिल, एलिफेंटा, खज्जर, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना। तो बुग्याल क्या है? हिमालय में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान है भाई। आगे क्वेश्चन देखेंगे अगला भाई, क्वेश्चन नंबर 7। सैक्रेनी उत्सव जो कि शुद्धिकरण और पवित्रता को दर्शाने वाला 10 दिवसीय, शुद्धिकरण और पवित्रता को दर्शाने वाला, इसमें शुद्धिकरण मतलब स्नान किया था अपने, और जो औजार हैं उनको भी उनका भी शुद्धिकरण किया था। वाला 10 दिवसीय उत्सव है। कितना? 10 से 15 दिवसीय पूछा गया भाई, सैक्रेन नहीं। और ये फरवरी महीने में मनाया जाता है। फरवरी, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक। 10 से 15 दिन पूछा गया है पेपर में भाई, 10 से 15 दिन। और कौन सी जनजाति मनाती है इसे? नागालैंड की अंगामी जनजाति। नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है भाई। अरुणाचल प्रदेश के सारे फेस्टिवल पढ़ चुके हैं भाई हम। मिजोरम के, असम के 2 और ध्यान रखने हमें नए फेस्टिवल। एक रखना है हमें देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई भाई, देहिंग पटकाई। और एक हमें ध्यान रखना है बैशागु। बैशागु मिजोरम के मैंने बताया भाई। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के आपको कमेंट में लिख कर भेजने हैं। मिजोरम के और अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से फेस्टिवल बताए हैं भाई, कमेंट में लिख के भेजने। मैं बाद में देखूंगा किस किस ने कमेंट में लिखे हैं भाई फेस्टिवल। तो ये नागालैंड का भी, असम के 2 ऐड करने हैं हमें, देहिंग पटकाई और बैसागु। तो 2 और नए मिले, इन्हें भी नोट करते चलेंगे भाई। सही है भाई। आगे आई क्वेश्चन नंबर अगला। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की गई है। PIL
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका संसद के अधिनियम द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा या न्यायिक पहल द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो किसके द्वारा? न्यायिक पहल के द्वारा। इसके लिए जनहित याचिका के लिए आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 और हाई कोर्ट के लिए 226। पीछे यहाँ पर मैंने सारे जनहित याचिका को लेकर सारे पॉइंटों को लेकर डिस्कस किया है, तो सारे हमने एक तरीके से कवर कर लिए पूरे। क्वेश्चन नंबर अगला, चांगसांग दत्त चांग जनजाति द्वारा के नाक्युम त्योहारों के दौरान किया था। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा भी। झारखंड की देख लो भाई, झारखंड के पर्व एक भाई सरहुल, एक झारखंड में देखने को मिलेगा जावा, एक झारखंड में देखने को मिलेगा भगता परब, भगता परब, सरहुल, जावा, भगता परब, ये 3 अभी हमें ध्यान रखने झारखंड के। उड़ीसा के भाई, उड़ीसा में देखो कौन कौन से ध्यान रखने हैं तुम्हें। एक तो राजा पर्व ध्यान रखना है अभी तुम्हें, राजा पर्व, राजा पर्व ध्यान रखना है अभी। और तुम्हें ध्यान रखना है नुआखाई, एक नुआखाई फेस्टिवल का ध्यान रखना है, नुआखाई। एक ध्यान रखना है नव कलेबर, नव कलेबर। एक ध्यान रखना है हमें धनु यात्रा। तो अभी ये फेस्टिवल राजा पर्व, नुआखाई, नवकलेश्वर और धनु यात्रा ये ध्यान रखने। छत्तीसगढ़ से कौन से ध्यान रखने हैं भाई? छत्तीसगढ़ से बस्तर दशहरा ध्यान रखना है, बस्तर, बस्तर दशहरा। एक मंडई महोत्सव ध्यान रखना है तुम्हें, मंडई महोत्सव। इसका भी संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से भाई। तो अभी 2 ध्यान रखना छत्तीसगढ़, बस्तर का दशहरा, मंडई महोत्सव। ये तो ये किसका हो जाएगा? चांगसांग भैया, नागालैंड का होगा। तो नागालैंड के मैंने सारे बताए होंगे, ये किसके द्वारा? चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं भाई। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन की गई थी? 2023 में पूछा गया, 29 अगस्त 2020, 29 अगस्त 2021, 6 अगस्त 2021, 6 अगस्त 2020। तो अभी बताया था मैंने कब किया गया भाई, 6 अगस्त 2021 को क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है भाई? पूछा गया भाई। सुनील गावस्कर की मैंने बुक बताई होंगी तुम्हें, सनी डेज। एक बताई होगी मैंने रन एंड रूइंस, पिछले सेट में बताई होंगी रन एंड रूइंस। ये किसकी भैया? सुनील गावस्कर। और एक हमारी हो जाती है कौन सी? स्टेट ड्राइव। कपिल देव की बताई थी मैंने, कपिल देव की बताई होंगी तुम्हें बुक, एक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल। और एक ध्यान रखनी है इनकी, अब अगली जो बुक ध्यान रखनी है, वाई गॉड्स डिक्री। ये सारी बुकें पूछी जाती है बार बार पेपर में भाई, एक तरीके से बेहतरीन बुकें हैं ये सब। विश्वनाथ आनंद की एक बुक का ध्यान रखना, माइंड मास्टर। इनकी एक बुक बहुत पूछी जाती है, आत्मकथा, माइंड मास्टर, माइंड मास्टर। अब एक तुम्हें ध्यान रखनी है वाइड एंगल, वाइड एंगल। तो वाइड एंगल जो है भैया, ये है भैया अनिल कुंबले, अनिल कुंबले की बुक की है भैया वाइड एंगल, वाइड एंगल। अनिल कुंबले की कौन सी? वाइड एंगल। तो ये बुकें पूछी जाएंगी भाई। और एक बुक ध्यान रखनी है, रोहित शर्मा के नाम पर है, द हिटमैन, द हिटमैन करके एक बुक। ये बुक क्या है भैया? रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई, जी कृष्णन के द्वारा,
किसके द्वारा? जी कृष्ण। तो ये दो बुकें हमने और पढ़ ली, एक अनिल कुंबले के और एक रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई है जी कृष्ण। तो ऐसे ही धीरे धीरे अभी तक हम क्रिकेटरों की बुक पढ़ रहे हैं। क्रिकेटरों की कंप्लीट होने के बाद फिर सारे मिक्स खिलाड़ियों की पढ़ते चलेंगे। तो स्टेट ड्राइव किसकी भैया? सुनील गावस्कर की, और रेलवे ने पूछी हुई आपसे। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि से तक थी, ये थी भैया 2007 से 12 तक। कौन सी थी? 11वीं होगी, ये भी पढ़ चुके हैं हम 11वीं। 2012 से 17 तक। अब देखो इसका उद्देश्य पूछा गया एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है पेपर में भाई, ये एनटीपीसी में पूछा आपने। तो इसका उद्देश्य ध्यान रखना है भाई, तीव्रतर मतलब तीव्र गति से, तीव्रतर, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक, दीर्घकालिक तीव्रता, दीर्घकालिक, और ध्यान रखना अधिक समावेशी विकास, और अधिक समावेशी विकास, ये उद्देश्य था भैया कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। और ये जीडी 2019 में तुमसे पूछा भी गया अभी पेपर में, एसएससी जीडी 2019। तो 11वीं 12वीं हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसे धीरे धीरे करते चलेंगे भी। तो इसका जो आंसर होगा 12 से 17 तक, इसका उद्देश्य था तीव्र तक, दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा भाई, सही है भाई। असम में शुक्रेश्वर मंदिर एक है, एसएससी जीडी 2023। राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर। तो क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे भैया? शिव मंदिर बोल देंगे। अब देखो असम में कौन कौन से मंदिर हैं भाई? असम में देखो जरा, एक असम में आ जाता है हमारा कामाख्या माता मंदिर। असम में एक कामाख्या देखने को मिलेगा, एक उमानंद देवलोई मंदिर देखने को मिलेगा, एक हमें यहाँ पर एक मंदिर देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें नवग्रह देखने को मिलेगा भाई, नवग्रह टेम्पल असम का। एक मिलेगा हमें उग्रतारा हमें झारखंड में भी मिलेगा, तारा देवी को समर्पित मंदिर। कामाख्या माता मंदिर, उमानंद देवलोई मंदिर, नवग्रह मंदिर, उग्रतारा मंदिर, और एक शुक्रेश्वर मंदिर। तो ये हमें असम के मंदिर ध्यान रखने। तो ये वाला शुक्रेश्वर मंदिर किसी को समर्पित है? भगवान को, भगवान शिव को समर्पित है। तो आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किस खेल को शुरू में पूना के नाम से जाना था? निम्नलिखित में किस खेल को शुरू में पूना के नाम से जाना था? तो मतलब इस खेल की जो शुरुआत हुई थी भारत के पुणे शहर में हुई थी, भारत के पुणे शहर में। तो इसीलिए इससे पूना के नाम से जाना था। और ये बात किसकी की जा रही है भैया? बैडमिंटन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी? बैडमिंटन की बात की जा रही है। तो ये पूछा जाता है शुरू में किस खेल को पूना के नाम से जाना था? तो बैडमिंटन को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला, 1954 में दूसरे एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? देखो 1951 में जो हुए थे हमारे नई दिल्ली में हुए थे ये वाले खेल, पहले एशियन गेम्स, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था 1954 में। ये हुए थे फिलीपींस के मनीला, और फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब देखो एशियाई खेल जो होते हैं आमतौर पर 4 वर्ष पर आयोजन किए जाते हैं भाई, आयोजित किया जाता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ है इनके बीच जो अंतर है 3 वर्ष का देखने को मिला है। पूछा जाता है भैया 1951 और 54 यहाँ पर 3 वर्ष का अंतर था भैया, 3 वर्ष के अंतराल पर ये इनका पहले पूछा था, पहले एशियन गेम्स और दूसरे एशियन गेम्स के बीच कितने वर्ष का अंतर था? 3 वर्ष का था भाई, पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, ध्यान।
तो इसमें नई दिल्ली में पहले हुए थे, मनीला, दोहा। देखो नगोया में जो होंगे 2026 के एशियन गेम्स होंगे, नगोया जापान। दोहा में होंगे 2030 के, दोहा में 2030 के एशियन गेम्स का आयोजन होगा, 2030, 2026 और 2022 के चीन के हुआंगजाऊ शहर में आयोजित किए गए। तो ये बात किसकी की जा रही है? मनीला की बात हो रही है। दूसरे एशियन गेम्स और पहले एशियन गेम्स के बीच कितने वर्ष का अंतर था? 3 वर्ष का था, लेकिन आमतौर पर जो आयोजन होता है इनका 4 वर्षों के बाद ही अंतर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखोगे, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है भाई? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है एकदम, बहुत बेहतरीन। तो ये अनब्रेकेबल आत्मकथा किसकी है? बॉक्सिंग से संबंधित एमसी मैरी कॉम। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आई एम नो मसीहा, क्या बोलेंगे भैया? आई एम नो मसीहा बोला जाएगा तो हम आंसर कर देंगे भैया सोनू सूद। तो इसमें बी वाला आंसर हो गया भाई, सही है भाई। ऐसे धीरे धीरे सारी बुक्स करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है भाई लास्ट, पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में रिलीज हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? अब पंडित भजन किसके करते हैं भैया? भजन कौन करते हैं? संत लोग। तो संत लोग मतलब संतूर। अब इनका घराना पूछा जाता है, भजन सोपोरी का घराना भी पूछा गया भाई। इनका संबंध कौन से घराने से? सूफियाना घराने से संबंधित है। पूछा जाता है इनका घराना कौन सा भैया? सूफियाना घराने से संबंधित है। कौन है भैया? भजन सोपोरी। तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए हुए। तो भाई बढ़िया से क्लास व्लास देखते रहा करो, लाइक भी करते रहा करो। बाद में क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर करेंगे भाई। कमेंट वमेंट ना करते हो तुम भाई, क्लास देखने के बाद कमेंट वमेंट करा करो, सुझाव दिया करो क्या हमें सुधार करने की और आवश्यकता है, और मतलब अच्छे से हम सुधार करें और आगे से और बेहतर तरीके से और प्रैक्टिस सेट को मतलब लाया जाए अच्छे से भाई। तो आज के लिए इतना ही, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।